Good evening, dear students. Today we are discussing about the Gauss theorem and its applications. Okay. The topic is Gauss's theorem. अब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होता है, ध्यान से समझिए क्या होता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज कंटेन इनसाइड द सरफेस। मींस गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi e इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E ds दैट विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, दिस इज द चार्ज कंटेन इनसाइड द सरफेस। ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव दिस। मतलब इसमें सीधा सा स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज होगा। ठीक है, टोटल फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे लिख सकते हैं, टोटल फ्लक्स इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज Q कंटेन बाय सरफेस। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर भी हो सकती है, और जो सरफेस होगी उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। उसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या होगी, phi e क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E ds will be equal to Q upon epsilon। टोटल फ्लक्स इज 1/ε0 टाइम्स टाइम ऑफ टोटल चार्ज Q कंटेन्ड बाय द सरफेस, दैट इज द गॉसियन सरफेस। इसको प्रूव करेंगे हम। तो प्रूव कैसे होगा, हमने एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर कंसीडर की। ठीक है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, और मान लीजिए इस पॉइंट यहां पर हमने चार्ज रखा Q, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, R इज द रेडियस, एंड यहां पर हमने एरिया जो है वो कंसीडर कर लिया, और एरिया वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में है, ds जो है वो एरिया है, ds एरिया वेक्टर मान लीजिए n कैप इज द एरिया वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ E एंड n कैप इज सेम, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। ये सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर ये हमने कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया। यहाँ से हम जो गॉस थ्योरम है उसको प्रूव करेंगे। तो क्या राइट करेंगे हम, देखो हम राइट कर सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E ds phi e will be equal to क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E ds, राइट। E ds, अब डॉट प्रोडक्ट है, इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, E ds cos थीटा। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया एलिमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 0 है। एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, ds फॉर एरिया, और यहाँ पर हम एरिया वेक्टर को इंडिकेट कर सकते हैं n कैप से। ठीक है, हमने इसको राइट किया E ds cos थीटा। ठीक है, तो जो एरिया वेक्टर वो भी सेम डायरेक्शन में है, n कैप इज द एरिया वेक्टर हियर, यहाँ पर इसको हम एरिया वेक्टर बोलेंगे। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हम इसको लिख सकते हैं E ds, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को, तो E आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन से बाहर, ये आ गया ds। अब जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा, ये होगा 4πr²। मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब दिस रिप्रेजेंट एरिया ऑफ स्फीयर, ये एरिया ऑफ स्फीयर को इंडिकेट करता है इंटीग्रेशन ऑफ ds। तो E इंटू 4πr², E की वैल्यू हो जाएगी, इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2, तो phi e हमारे पास आ गया
फाई ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज ई क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर। के की वैल्यू होती है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और फाई ई की वैल्यू हमारे पास आ गई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली प्रूव हो गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1 by epsilon naught times of the charge contained by the surface. This is the Gaussian surface. Okay, इसको नोट कर लीजिए, आगे फिर हम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिडक्शन ऑफ Coulomb's law from Gauss theorem। डिडक्शन ऑफ Coulomb's law from Gauss theorem। अब Gauss theorem हमारे पास होती है, आपको पता है, फाई ई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये Gauss theorem। अब Gauss theorem से ही हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर ही हमारे पास, ठीक है, कोई भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर हमारे पास गिवन है, ये Q इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है और ये वही एरिया है और एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है, r इज द डिस्टेंस हियर, ठीक है। तो देखिए हम इसको राइट कर सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं, ईडीएस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। हमने इसको राइट कर दिया, ईडीएस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। देखिए ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इसका एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। हम इसको राइट कर सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगेन वी कैन राइट ई विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो हम इसको राइट करेंगे ई विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आ गई। सिंस हमने इनिशियली पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट यहाँ पे क्या है, टेस्ट चार्ज है। तो एफ निकालेंगे तो एफ क्या हो जाएगा, ई इंटू क्यू नॉट। एफ की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, वो हो जाएगा ई इंटू क्यू नॉट। तो ई हमने कितना कैलकुलेट किया है, ये इक्वेशन 1 से मान लीजिए और ये इक्वेशन 2 से। हमें तो फोर्स निकालना है, कूलम्ब्स फोर्स। तो एफ हो जाएगा भाई कितना, ई की वैल्यू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास प्रूव हो गया है। दिस इज द कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम द गॉस थ्योरम। दिस इज द कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम द गॉस थ्योरम। तो डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम हमें कैसे करना है, हमें पहले जो है गॉस थ्योरम को ध्यान रखना है और एडीएस विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन रहती है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस जो है वो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द स्फीयर, ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब देखिए हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू ई इंटू क्यू नॉट। ई की वैल्यू यहाँ से एज इट इज हमने रख दी, हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला निकल के आ गया, ई विल एफ विल बी इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम हो गया। ओके, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinitely uniformly charged wire, infinitely uniformly charged wire, infinitely uniformly charged wire है, उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो हम देखिए हम क्या करते हैं,
चार्ज वायर कंसिडर करेंगे इस तरीके से। ये हमने वायर कंसिडर किया, इसको हमने पॉजिटिव, इसके एक्सिस के अलोंग हमने पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, और एरिया वेक्टर जो है वो भी नॉर्मली आउटवर्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट जो देखो इस तरीके से होगा ये, ठीक है। ये मान लीजिए हमने कोई जो है सरफेस ले ली, लाइन एलिमेंट यहाँ पे स्मॉल ले लिया। एरिया वेक्टर भी देखो, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने रेडियली आउटवर्ड यहाँ पे मान ली सरफेस के ऊपर, कर्व सरफेस के ऊपर। और जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी क्या है, नॉर्मली आउटवर्ड होती है, सरफेस के ऊपर नॉर्मली आउटवर्ड होती है। अब इस साइड में देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव चार्ज है तो सरफेस के रेडियली आउटवर्ड होगा, लेकिन यहाँ से जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर भी नॉर्मली आउटवर्ड है और इस साइड में भी नॉर्मली एरिया वेक्टर आउटवर्ड है, दोनों ही साइड में, लेफ्ट फेस के ऊपर और राइट फेस के ऊपर। ये लेफ्ट फेस है, दिस इज लेफ्ट फेस, दिस इज राइट फेस। लेफ्ट फेस और राइट फेस दोनों में एरिया वेक्टर आपने नॉर्मली आउटवर्ड दिखाया, कर्व सरफेस के ऊपर भी एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट फेस के ऊपर और राइट फेस के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल, ठीक है। देखो, ऑन लेफ्ट फेस एंड राइट फेस, लेफ्ट फेस और राइट फेस, ऑन लेफ्ट फेस एंड राइट फेस एंगल बिटवीन E एंड DS। DS के ऊपर वेक्टर का साइन लगाया, इसका मतलब ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया। ऑन लेफ्ट फेस एंड राइट फेस एंगल बिटवीन E एंड DS इज 90 डिग्री। सो इसलिए फ्लक्स की वैल्यू इन दोनों साइड से क्या होगी, जीरो हो जाएगी। सो फ्लक्स, सो वैल्यू ऑफ फ्लक्स फ्रॉम बोथ साइड इज क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ EDS विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, EDS cos, डॉट प्रोडक्ट है तो cos आएगा, cos 90 इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये फाई E की वैल्यू चल रही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दोनों साइड से मैंने वैल्यू बता दी कि दोनों ही साइड से, लेफ्ट फेस और राइट फेस, और दोनों साइड वैल्यू क्या आएगी, cos 90 जीरो हो गया, तो फाई E की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या निकल के आ गई, जीरो वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई, क्योंकि cos 90 होता है जीरो, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई है, जीरो। हम फाई E विल बी इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी जीरो लिख सकते हैं, हमारे पास प्लस की वैल्यू क्या आ गई है, जीरो। तो इसमें दो फेसेस, लेफ्ट फेस और राइट फेस जो क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूं है, और ये लेफ्ट फेस में डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर और उसके बीच में एंगल 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दैट इज 90 डिग्री। तो इस साइड में लेफ्ट और राइट फेस में दोनों साइड में जो फ्लक्स है वो जीरो हो जाएगा, लेकिन केवल हमारे पास बची कर्व सरफेस। ये लेंथ मान लीजिए L है, और यहां तक की जो रेडियस है वो मान लीजिए R है। अब हमारे पास केवल एक सरफेस बच गई, कर्व सरफेस, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम कर्व सरफेस साइड, कर्व सरफेस साइड से हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो गया है। तो वो क्या है, वो मैं बता देता हूं आपको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया फाई E इंटीग्रेशन ऑफ EDS will be equal to Q upon एप्सिलॉन नॉट, राइट। इसको हम राइट करेंगे, ये इक्वेशन मान लीजिए 1, तो ये हो गया हमारे पास E इंटीग्रेशन ऑफ DS will be equal to Q upon एप्सिलॉन नॉट, राइट। समझ में आ गया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया। अब देखिए, कर्व सरफेस लिए, कर्व सरफेस का एरिया कितना होता है, 2 पाई इंटू 2 पाई R इंटू L, ये सेकंड इक्वेशन है। तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ DS क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया ऑफ कर्व सरफेस, और एरिया ऑफ कर्व सरफेस होता है 2 पाई R सर्कमफेरेंस इंटू लेंथ ऑफ द वायर, 2 पाई R इंटू L।
ठीक है, तो इसकी जगह पे हम राइट कर देंगे 2 पाई r इंटू एल। और जो q है, क्योंकि लाइन एलिमेंट कंसिडर कर रखा है, तो लाइन एलिमेंट के लिए जो हमारे पास कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंगली आता है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा। लैम्डा क्या होगा, q अपॉन एल। तो यहां से q की जगह पे हम क्या रख देंगे, लैम्डा इंटू एल। तो ये दोनों वैल्यूज इंटीग्रेशन ऑफ ts एंड q विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, ये इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 E इंटू 2 पाई आर एल विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। तो L से L क्या हो गया, कैंसिल। तो E विल बी इक्वल टू कितना आ गया, अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, किसके लिए, फॉर इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। अब देखिए यहाँ पे दो केस बनेंगे, इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, इसका मतलब पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड। इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 देन फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड। मींस लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, आउटवर्ड। And if lambda is less than 0, then field lines are radially inward. ओके, तो ये ध्यान रखना, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज वायर। हमने इनफाइनाइटली चार्ज वायर लिया, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच की एंगल, ठीक है। यदि एंगल 90 डिग्री है तो वो फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी उस सरफेस के ऊपर, और यदि एंगल 0 है तो जिस सरफेस के ऊपर, तो वहां पे हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आएगा। तो लेफ्ट फेस और राइट फेस के ऊपर यही हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों साइड में 90 डिग्री एंगल था, इसलिए फ्लक्स 0 हो गया। केवल एक सरफेस बचा हमारे पास, कर्व सरफेस, उसके लिए हमने कर्व थ्योरम अप्लाई की। 5E will be equal to EDS Q upon epsilon नॉट हमने राइट किया। इंटीग्रेशन ऑफ ds जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ओनली। ओके, Q को हमने जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में राइट कर दिया, Q will be equal to लैम्डा इनटू L। ये सारी वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 2 में रखी। हमारे पास E इक्वल टू निकल के आया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ठीक है। इसमें दो केस बता दिए हमने, लैम्डा की वैल्यू यदि 0 से ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हो गई, और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती है। यदि लैम्डा की वैल्यू 0 से कम हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो रेडियली इनवर्ट होगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज के लिए होती है। ओके, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। इसमें देखिए हम स्फेरिकल सेल कंसीडर करेंगे इस तरीके से। हमने एक स्फेरिकल सेल कंसीडर की, ठीक है, और इसमें 3 केस हमें कंसीडर करने हैं। एक तो इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस के ऊपर। और यहाँ पे ध्यान रखना, हमने लिख रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज। इसका मतलब हम इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं रख रहे हैं, इसके सरफेस के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज जो है क्या कर दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पॉजिटिव चार्ज सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। सेंटर से जो रेडियस है वो मान लीजिए स्मॉल r है या कैपिटल R है, कैपिटल R मान लीजिए। और स्फेरिकल सेल के बाहर कोई पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया P, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें। ये मान लीजिए सेंटर पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर है, स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर है, और इसके अराउंड हमने एक और स्फेरिकल सेल जो है वो बना दी है। इसके अराउंड एक और स्फेरिकल सेल जो है हमने बना दी है। ये मान लीजिए पॉइंट P के ऊपर, स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर,
राइट, ये हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया स्फेरिकल सेल का। तो ये इनसाइड रीजन है, आउटसाइड पॉइंट पी है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है और सरफेस के ऊपर। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं आउटसाइड द सरफेस, पहला रीजन ले लेते हैं आउटसाइड सेल। गोस थ्योरम हम यूज में लेंगे अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम। क्या होता है गोस थ्योरम के अकॉर्डिंगली, फाई ई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये हमने थ्योरम यूज में लेनी है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इसमें तो हमने ये वाले दोनों पार्ट कंसीडर कर लेने हैं। तो क्या आ जाएगा, ई डी एस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई इसमें कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया डी एस, दैट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द स्फीयर। आउटसाइड सेल जो रेडियस है वो आउटसाइड सेल की स्मॉल आर है, तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगेन यू कैन राइट ई विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हमारे पास आ गया। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के, मींस वी कैन राइट ई विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई आउटसाइड का सेल एट पॉइंट पी, राइट। एट पॉइंट पी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सेल हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गई है, ई विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम करेंगे एट द सरफेस ऑफ द सेल, एट द सरफेस एज इट इज, इतना होगा ऐसे ही, हल्का सा इसके अंदर चेंज आएगा, वो चेंज मैं बता देता हूं। वही हमारे पास अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फॉर्मूला होगा, फाई विल बी इक्वल टू ईडीएस, ऐसे ही पूरा सॉल्यूशन यहां तक आएगा, केवल चेंज यहां पे हो जाएगा, क्योंकि एट द सरफेस देखेंगे तो अब रेडियस स्मॉल आर नहीं है, अब रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो जाएगा, यहां हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर स्क्वायर, इधर भी और इधर भी कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन ये हमने सरफेस के ऊपर कंसीडर किया है, तो सरफेस के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी वर्कआउट करेगी। हम जानते हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या होता है, सिग्मा, यू नो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, और सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन एरिया, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं डीएस से, स्फेरिकल सरफेस है, एरिया को हमने रिप्रेजेंट कर दिया मान लीजिए डीएस से, ठीक है। तो क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू डीएस, क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू डीएस। तो जहां पे क्यू है वहां पे हम सिग्मा इंटू डीएस राइट कर देंगे। तो ये इक्वेशन मान लीजिए 2 है, तो हम राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 यू कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, के को हम राइट कर देंगे, एक बार एज इट इज लिख लीजिए, के इंटू सिग्मा इंटू डीएस डिवाइड बाय आर स्क्वायर, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। के को राइट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू डीएस डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के 4 पाई आर स्क्वायर, डीएस का है एरिया है, हम इसको राइट करेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, डीएस को रख दिया हमने 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेरिकल सेल का एरिया, नीचे आ गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कैलकुलेट हो गया। अभी इक्वेशन नंबर मान लीजिए ये 3। तो एट द सरफेस ऑफ सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थर्ड पॉइंट बचा हमारे पास इनसाइड सेल। इनसाइड सेल हमारे पास कोई चार्ज है ही नहीं, क्योंकि चार्ज तो हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया था ओवर द सरफेस ऑफ द सेल। तो इनसाइड सेल चार्ज की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ईडीएस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है, और Q की वैल्यू कितनी है 0, तो E कितना हो जाएगा 0। तो इनसाइड साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो तीनों केस हमारे पास आ गए हैं। हम फाइनली हम एक इस तरीके से समराइज कर सकते हैं कि एक सर्किल मीन्स एक सेल है और सेल के इनसाइड इस तरह के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी और सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और आउटवर्ड सेल चाहे लेफ्ट हैंड साइड देखें चाहे राइट हैंड साइड देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। इधर भी डिक्रीजिंग होगी और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी डिक्रीजिंग प्रोसेस में होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने ये स्फेरिकल सेल के लिए बताया। इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज विल 0, ठीक है, एंड एट द सरफेस इट इज मैक्सिमम एंड आउटसाइड द सेल वेदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इट विल गोइंग टू डिक्रीज। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, आज इतना कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। टॉपिक है वो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट। तो हमने यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट हमने एक कंसीडर की है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट ली। यूनिफॉर्म चार्ज करेंगे तो हम इसको पॉजिटिव चार्ज जो है वो सप्लाई करेंगे फ्रंट फेस पे और बैक फेस पे, दोनों फेसेस के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज जो है वो सप्लाई कर देंगे। ये फ्रंट फेस है, यहां से इलेक्ट्रिक देखो पॉजिटिव चार्ज है रेडियली आउटवर्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। और एरिया वेक्टर भी हम जो लेंगे वो एरिया वेक्टर भी यहां से क्या होगा आउटवर्ड, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड होता है। ऐसी ही पोजीशन इसके बैक फेस के ऊपर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां भी आउटवर्ड है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और एरिया वेक्टर भी उधर से जो होगा एरिया वेक्टर उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी रेडियली आउटवर्ड होगी। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम इसको सोल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम we know electric flux phi E will be equal to closed integration of E ds that will be equal to Q upon epsilon naught. Okay, this is the formula for the Gauss theorem. अब डायग्राम के हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फ्रंट फेस पे और बैक फेस पे दोनों साइड एग्जिस्ट करेगा क्योंकि एंगल E और ds के बीच में 0 है, तो ट्वाइस ऑफ E ds क्या हो जाएगा एंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम यदि हम देखें अकॉर्डिंग टू डायग्राम तो हमारे पास क्या आएगा भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम, तो ट्वाइस ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EDS that will be equal to Q upon epsilon naught. We can write twice of E और ds के बीच में जो एंगल है वो कितना है 0 है, तो इसलिए जो इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है EDS cos थीटा, EDS cos और थीटा की जगह पे एंगल क्या आएगा E और ds दोनों साइड में 0 एंगल दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल में, तो cos 0 will be equal to Q upon epsilon naught। तो हमारे पास आ गया, सॉरी यहाँ पे राइट करेंगे ट्वाइस ऑफ EDS और इंटीग्रेशन के अंदर ही रख लेते हैं एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले कंपोनेंट को, तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ EDS इसको ओपन के डॉट प्रोडक्ट है EDS cos थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा एंगल 0 क्योंकि E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में फ्रंट फेस में भी और बैक फेस में भी, तो cos 0 क्या होता है 1। अब यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए ट्वाइस ऑफ E इंटीग्रेशन ऑफ ds दैट विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर पहला, यहां से आप राइट कर सकते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा विल बी इक्वल टू Q अपॉन ds। ओके, तो Q विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ds, तो Q की जगह पे आप राइट कर दीजिए सिग्मा इंटू ds, तो हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ E इंटीग्रेशन ऑफ ds दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू ds इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। तो ds इज द एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज आल्सो द एरिया, ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो हमारे पास ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4 आ गई, तो हम इसको राइट कर सकते हैं ट्वाइस ऑफ E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगेन वी कैन राइट E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट, और यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट बोली इसका मतलब दोनों साइड से क्या है यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो दोनों साइड से हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो हमारे पास क्या आया E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन।
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आ गई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट आई, हमारे पास एक थिन शीट थी, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, बैक साइड से भी ऐसा ही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होती है, तो रेडियली आउटवर्ड होगी। एरिया वैल्यू, एरिया जो वेक्टर है ds वो भी नॉर्मली आउटवर्ड होता है, तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो गए, इसलिए एंगल इनके बीच में 0 हो गया। जैसा फ्रंट में है वैसा इसका बैक फेस में, इसलिए जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया, तो ट्वाइस ऑफ EDS विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। ठीक है, दोनों इस समय एंगल क्या है 0 है, दोनों इसमें एंगल 0 आया, इसलिए ट्वाइस ऑफ EDS हो गया, राइट। तो ट्वाइस ऑफ EDS आया, एंगल 0 है, इसलिए दोनों की वैल्यू पॉजिटिव, टोटल एड अप हो गई। ट्वाइस ऑफ EDS cos 0 इज इक्वल टू 1, ट्वाइस ऑफ E हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ df विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में हमने इसको लिख दिया, कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में सिग्मा क्या होता है Q अपॉन ds, तो Q आ गया सिग्मा इनटू ds, यहां पे रख दिया, ds से ds क्या होगा कैंसिल, तो E क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इसको नोट कर लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट, राइट। अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट है, जब एक थिन शीट की बजाय हम 2 थिन शीट काम में लें तो क्या होगा, तो कैसे हम इसको सोल्व करेंगे वो देखिए। जब हम एक की बजाय 2 थिन शीट यदि हम काम में लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 पैरेलल थिन शीट, ड्यू टू 2 पैरेलल प्लेन थिन शीट, पैरेलल प्लेन थिन शीट यदि हम ले लें और ड्यू टू 2 पैरेलल यूनिफॉर्मली चार्ज ऐसे डाल दीजिए, ठीक है भाई, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है। मान लीजिए एक थिन शीट हमारे पास ये है, दूसरी थिन शीट हमारे पास ये दे रखी है, ये 2 थिन शीट है, राइट। ये जो थिन शीट है इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 मान लीजिए, इसको भी पॉजिटिव चार्ज आपने दे दिया है, ऐसे ही इसको भी आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। सिग्मा 2 इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आप मान लीजिए। ये रीजन फर्स्ट है, ये रीजन सेकंड है और ये रीजन थर्ड है। तीनों रीजन में आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये फर्स्ट है तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 होगी और इसके लिए E2 होगी। अब देखिए इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे है वो E1 हो गई, इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो बैक फेस में भी E1 होगी, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर E2 होगी। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंपोनेंट E2 का इधर भी पहुंचेगा, इधर से ऐसे। सिमिलरली सेकेंड जो सीट है यहां से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की लाइंस भी आ रही हैं और E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है E1 इधर हो गया और E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इधर भी है, ठीक है। तीनों रीजन्स में हमने देखा कि हमारे पास 2 पैरेलल प्लेन थिन शीट्स होगी। इसमें देखो पॉजिटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रेडियली आउटवर्ड करता है। इधर से E1 हो गया, इधर से E1 हो गया। E2 क्या है, ये यहां से आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही E2 बीच वाले स्पेस में भी सेकंड सीट की वजह से, और फर्स्ट सीट से E1 जो है थर्ड रीजन में भी जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड होती है। हाँ ये बात सही है कि जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है। अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यदि जब हम लेफ्ट से राइट मीन्स L का मतलब होता है लेफ्ट और R का मतलब राइट साइड, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हम जो भी वैल्यू देंगे उसको हम पॉजिटिव मानेंगे। ये कुछ इस तरीके से ही है, ये राइट साइड होता है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती है और राइट साइड में पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू होती है। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे मतलब वैल्यू कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है, इसलिए उसको ओवरऑल रूप से पॉजिटिव ले लिया। और जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट की साइड क्या है, नेगेटिव, मतलब वैल्यू की जो भी वैल्यू है उसकी मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो रहा है। मीन्स राइट टू लेफ्ट यदि मूव कर रहे हैं, मीन्स राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो जो वैल्यू है वो क्या होगी, नेगेटिव कंसीडर करेंगे।
जैसे हम फर्स्ट रीजन लेते हैं, एक सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सरफेस की वजह से, अभी रिसेंटली पिछला टॉपिक किया था, तो ई हमारे पास क्या आया था, ई आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये जनरल फॉर्मूला हो गया, यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। फर्स्ट रीजन में दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E1 और E2, ये किस साइड में है, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो राइट से लेफ्ट दोनों क्या लेने हैं, नेगेटिव है। तो फर्स्ट रीजन में हमारे पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, E1 भी नेगेटिव होगी और E2 भी नेगेटिव होगी, मींस माइनस E1 माइनस E2। क्यों, क्योंकि राइट से लेफ्ट चल रहे हैं, राइट से लेफ्ट क्या होता है, राइट से लेफ्ट जो है वो क्या होता है, नेगेटिव, और लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जाओगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये रूल है, ध्यान रखना। E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, इनसाइड बच गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई फर्स्ट रीजन, ठीक है, ये फर्स्ट रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। ऐसे ही सेकेंड रीजन में देखो, सेकेंड रीजन बीच वाला रीजन है, E1 तो जा रहा है लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट क्या होगा, पॉजिटिव, और E2 आ रहा है राइट से लेफ्ट, मींस E1 तो होगी पॉजिटिव और E2 होगी नेगेटिव, मींस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेकेंड रीजन में क्या आएगी, E1 इज पॉजिटिव, E2 इज नेगेटिव। तो E1 की वैल्यू होगी माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E1 की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो इसलिए लिखा हमने पॉजिटिव लिखना है, ध्यान रखना है, गलती से माइनस कर देता, ये पॉजिटिव होगा, E1 क्या होगा, पॉजिटिव, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 होगा राइट से कहां जा रहा है, राइट से लेफ्ट, नेगेटिव, तो सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मींस यहां पे हम कॉमन ले लेंगे 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड आ गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये पहला पैरामीटर मान लीजिए, ये सेकंड मान लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेकंड रीजन में हमारे पास किया। ऐसे ही थर्ड रीजन बच गया। थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो, E1 और E2 दोनों ही कहां जा रही है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट है तो ये भी पॉजिटिव होगी और ये भी पॉजिटिव होगी, तो E क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन थर्ड रीजन E1 प्लस E2। E1 कितना है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 कितना है, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें कॉमन ले लीजिए 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन आ गया, इनसाइड सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन थर्ड रीजन हमारे पास ये कैलकुलेट होके आ गई है, ठीक है। इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, तीनों हमने जो है वो कैलकुलेट कर दिए हैं। मैं दोबारा बताता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन थिन शीट हमने कैलकुलेट किया, 2 थिन शीट हमने कंसीडर की हैं और पॉजिटिवली चार्ज की। तो पॉजिटिवली चार्ज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो रेडियली आउटपुट होंगी, दोनों ही शीट के लिए फ्रंट फेस जो है वो पॉजिटिव है और बैक फेस है वो ही पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने देखा कि रेडियली आउटपुट हमने शो कर रखी है, ठीक है। इधर देखिए फर्स्ट शीट के लिए E1 है रेडियली आउटवर्ड, इधर E1 है, ठीक है, बैक फेस में भी, और इधर E2 जो है वो सेकंड शीट से आ रहा है क्योंकि वो भी रेडियली आउटवर्ड है। सिमिलरली फॉर सेकंड शीट इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है E2 रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम फ्रंट एंड बैक फेस ऑल्सो, एंड E1 अराइव फ्रॉम फर्स्ट शीट, ठीक है। यहाँ पर बेस मेन कॉन्सेप्ट जो है वो यही है, यदि आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट सिस्टम, यू हैव टू फॉलो द क्वाड्रेंट सिस्टम, लेफ्ट टू राइट ऑलवेज बी पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट इफ यू विल मूव देन दिस इज पॉजिटिव, इफ यू विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देन इट विल बी नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट सिस्टम वी अडॉप्ट दिस कंसेप्ट। फर्स्ट रीजन E फर्स्ट विल बी इक्वल टू, देखो फर्स्ट रीजन में दोनों कहां जा रहे हैं, E1 टू E2, E1 और E2 दोनों लेफ्ट से दोनों राइट से लेफ्ट है, राइट से लेफ्ट है तो नेगेटिव होगी, दोनों नेगेटिव है, ये रिजल्ट आ गया। सेकंड रीजन में E1 लेफ्ट से राइट है तो पॉजिटिव हो गया, और E2 राइट से लेफ्ट है तो नेगेटिव हो गया। ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया, कॉमन लेके रिजल्टेंट आ गया। थर्ड रीजन में E1 और E2 दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों ही लेफ्ट से राइट है, लेफ्ट से राइट है, दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव होंगे, हमारे पास रिजल्टेंट की कॉमन लेके आ गया।
तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो थर्ड पार्ट है, सी पार्ट है, वो पूरा हो गया है। इसके न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फ्लक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है और गॉस थ्योरम का न्यूमेरिकल 100% आता है एग्जाम में, तो ये इसके बाद जो लेक्चर होगा वो न्यूमेरिकल्स का होगा, वो आपको अच्छे तरीके से समझेंगे। बेटा इसको ध्यान से समझिए, कहीं भी दिक्कत है आप पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।